नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले जहां पर उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 9 मई तक यानी कि रविवार तक कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कोटद्वार, स्वर्गाश्रम, हल्द्वानी और नैनीताल में कर्फ्यू रहने वाला है। बाकी जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात के मुताबिक फैसला लेंगे। इन जिलों में दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। तो अभी महज 3 जिलों में कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है रविवार तक, और बाकी के जो जिले हैं वहां के डीएम हालात के मुताबिक फैसला लेने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। चंपावत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए डीएम ने जिलों में 10 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद जिले के चारों ब्लॉक्स के मुख्य बाजारों में कर्फ्यू 10 मई तक के लिए रहने वाला है। इसमें आपको बताएं कि चंपावत, लोहाघाट, बनबसा, टनकपुर सहित खेतीखान, बाराकोट, देवीधुरा में कर्फ्यू रहने वाला है। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने सुबह 7 से दोपहर के 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहने की बात कही है। जिले में अभी 1900 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस हैं। पौड़ी जिले की तरफ बढ़े तो यहां पर डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने जिले में कर्फ्यू को बढ़ाकर 10 मई तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। पौड़ी जिले के कोटद्वार, श्रीनगर, पौड़ी दुगड्डा, सतपुली, जोंक लैंडस्लाइड के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहने वाला है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें दोपहर के 12 बजे तक खुली रहने वाली हैं। पेट्रोल पंप, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। बुधवार यानी कि कल एक बार फिर से कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। राज्य में 7,783 नए कोरोना केसेस सामने आए। 7,000 से ऊपर जाता हुआ एक बार फिर से आंकड़ा। और इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि 127 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केसेस की संख्या 59,000 के पार पहुंच गई है। देहरादून में 2,771, उधम सिंह नगर में 1,043 नए मामले हैं। वहीं आपको बताएं कि नैनीताल में 956, हरिद्वार में 599, टिहरी में 504, चमोली में 283 और अल्मोड़ा में 271 नए केसेस सामने आए कल। और आइए आज के दिन का पूरा हाल जान लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से, जो इस समय हमारे साथ देहरादून से लाइव मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, एक और सुबह और उम्मीद हर सुबह उठते ऐसी होती है कि शायद आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ कोरोना केसेस में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ कल तक जो सवाल था कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगता है या कर्फ्यू एक्सटेंड किया जाता है, तो कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। तो वहीं रिकॉर्ड तोड़ आते हुए कोरोना संक्रमित केस। बिल्कुल कंचन, 4 दिन के लिए सरकार ने एक्सटेंड किया है यहाँ पर कर्फ्यू को, और 3 डिस्ट्रिक्ट देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर कंप्लीट कर्फ्यू यहाँ पर रहेगा। यानी पहले शहर बंद थे, अब पूरे जिले बंद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यही देखना होगा कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से पुलिस कर्फ्यू को फॉलो करवा पाती है, प्रशासन कैसे फॉलो करवा पाता है। 9 तारीख को 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे कर्फ्यू जो बड़े शहरों में, और 14 दिन के बाद भी हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में आंकड़ों में कोई बड़ी कमी नहीं दिखी, बल्कि 2 दिन लगातार 7,000 से ज़्यादा केसेस आए। अगर 14 दिन के बाद भी केसेस कम नहीं होते हैं तो सरकार के लिए चुनौती और बड़ी होगी, क्योंकि 14 दिन आपके बीत चुके होंगे। रही बात अब पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी डीएम्स को कहा गया है कि आप अपने हालात के मुताबिक कर्फ्यू लगाइए। आपने चंपावत की बात बताई, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात बताई, वहाँ के हालात सभी के सामने है। अब बात यहाँ पर यह भी है कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर जाते हैं। बड़े शहर हैं, यहाँ पर 8 नगर निगम यहाँ पर आते हैं, जिसमें कोटद्वार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये सभी नगर निगम इस समय क्लोज रहेंगे अगले 4 दिन के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि इस चेन को तोड़ने में क्या ये 4 दिन का कर्फ्यू कामयाब होगा, या फिर सरकार को 9 तारीख के बाद कोई और नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, डेथ का टोल जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। कंचन, दीपांकर, कल तक तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि सरकार जो है
कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला ले ले, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं 7,000 से ऊपर जाते हुए आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट अभी जो हम देख रहे हैं कर्फ्यू एक्सटेंड किया गया है, 3 जिलों में तो कंप्लीट कर्फ्यू है और बाकी के जिलों में वहां के डीएम का फैसला लेना है हालातों को देखते हुए। एक सवाल यह है कि क्या ये कंप्लीट लॉकडाउन का नाम बदलकर कर्फ्यू में ही हम कंप्लीट लॉकडाउन देख पाएंगे? क्या इतनी सख्ती बढ़ती जाने वाली है आने वाले 3 दिनों तक? अब बिल्कुल ये आज से पता लग पाएगा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट जहां सरकार ने कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, क्या वहां पर इस तरह की सख्ती नजर आती है जिस तरह की बात आप कर रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन में जिस तरह की सख्ती नजर आती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो आवश्यक सेवाएं हैं वो 12 बजे तक खुली रहेंगी, जो राशन की दुकानें हैं वो अल्टरनेट डेज पर खुलेंगी। हालांकि 4 दिन की ये सिर्फ बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चेन टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी इन बड़े शहरों पर। सख्ती सबसे बड़ा है कि लॉकडाउन की तरह सख्ती नजर आएगी या नहीं आएगी। कुल मिला के सरकार कल हिचकिचाई है, सरकार ने उतनी हिम्मत नहीं मानता कि पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाए। और अब यही देखना होगा कंचन कि अगले 4 दिन में अगर हालात नहीं सुधरे तो 9 तारीख को सरकार को न सिर्फ मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स को लेके लेकिन पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, सरकार को कोई ना कोई बड़ा फैसला इस तरीके का लेना होगा ताकि ये चेन तोड़ी जा सके, क्योंकि आखिरी विकल्प के तौर पर वो नजर आता है। ठीक है दीपांकर, आपका बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए आप फिलहाल खबरों के लिए, आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ ही टेस्टिंग का जो लोड है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब मुश्किल यहां पर यह है कि टेस्टिंग के बिना कोरोना का पता ही नहीं चल सकता। लैब स्टाफ का पॉजिटिव होना बॉर्डर से गांव तक भारी पड़ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि राज्यों के बॉर्डर पर एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग लैब पर मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ICMR का कहना है कि बहुत जरूरी हो तो एंटीजन टेस्ट करवाएं। उत्तराखंड में भी बिना RT-PCR के एंट्री नहीं हो सकती है और सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए है और टेस्ट रिपोर्ट न होने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, लोड तो हर स्टेट में है ना, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी अगर परीक्षण होगा वहाँ पर भी लोड पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी कैरियर से, चाहे वो एयर कैरियर हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आए, चाहे बस से आए, अगर आपको पहले टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर बाकी यात्रियों की सेहत पर पड़ेगा। उत्तराखंड में इस समय 30 से 40 हजार सैंपल रोज पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। घर में सैंपल के लिए बुलाने के लिए 2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो वहीं DG हेल्थ का कहना है कि टेस्टिंग चल रही है, लैब में भी स्टाफ बीमार हो रहा है और लैब की क्षमता से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए पहुँच रहे हैं, जिससे टेस्ट रिपोर्ट की पोर्टल पर अपलोड होने में अधिक समय लग रहा है। अभी क्या हो रहा है, सैंपलिंग में 2-2 दिन लग जा रहा है। कई लैब्स का मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद तो नंबर आता है सैंपलिंग का और रिजल्ट आते आते 4-5 दिन हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। और इस चक्कर में लोग जब कह रहे हैं जब 6 दिन 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे तो उससे अच्छा तो डिजीज होगी भी तो बैठे रहो चुपचाप, ऐसे ही 6-7 दिन में रिपोर्ट आनी है तो। क्योंकि टेस्ट जो है संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो टेस्ट लिए तो गए, लेकिन रिपोर्टिंग में क्या हुआ कि हर लैब की अपनी एक क्षमता होती है, तो उस क्षमता से ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये है कि जब क्षमता ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने। एक तरफ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, दूसरी ओर टेस्टिंग के भी हालात खराब होते जा रहे हैं। अब अस्पताल से लेकर टेस्टिंग लैब हर जगह मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कोटद्वार की खबर, जहां के देवी रोड इलाके में फर्जी तरीके से चल रही एक पैथोलॉजी लैब पर पुलिस ने छापेमारी की है। लैब में बिना लाइसेंस के कोरोना की एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लैब से कोरोना जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली किट बरामद की। पुलिस ने बताया कि लैब में फर्जी तरीके से कोरोना की जाँच की जा रही थी, जिसके एवज में मरीजों से मनमाने दाम वसूले भी जा रहे थे। पुलिस ने लैब मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। चूँकि अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें हमने लोकल में CMS साहब को भी बताया, वहाँ से डॉक्टर भी आए, उन डॉक्टर साहब ने भी देख लिया किट क्या है क्या नहीं है। तो ये सब विवेचना का विषय है, इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा, इसके बाद इसकी विवेचना होगी। तो एक तरफ जहां स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर्स कोरोना मरीजों की देखभाल में लगे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने काम से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं।
इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल से। कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के बीच में कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी से बचने के बहाने तलाश रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बिना पॉजिटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के आइसोलेट हुए कर्मियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बहानेबाजी करते हैं तो हमने उसे सख्त आदेश दे दिए कि आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाइए, तभी हम उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इस तरीके से हमारे साथ चालाकी कर रहा है तो उसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो भले ही सरकार ने शादियों में 25 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइन जारी की हो, लेकिन इस गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। मामला काशीपुर के आईटीआई क्षेत्र के देवीपुरा खड़गपुर का है, जहां पर एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग एक साथ जमा हुए थे। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को उनके घर वापस भेज दिया और इस पूरे मामले में दुल्हन के माता पिता के साथ ही बैंक्वेट हॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यही भिजवाएगा सर या डायरेक्ट पहले दिन जो 2 दिन के अभी आप देख रहे थे खड़गपुर देवीपुरा में सत्यम पैलेस है, तो यहाँ पे एक शादी हो रही थी। तो जब हम इधर से गुजर रहे तो देखे कि शादी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जब उधर के देखा गया तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, जबकि अनुमान्य संख्या जो है 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी शादी में। तो यहाँ तो तकरीबन जो है 150-200 आदमी से भी अधिक संख्या में पब्लिक मौजूद थी। मौके जो थाना पुलिस को कॉल किया गया, थाना पुलिस भी आ गई है और मौके पर वीडियोग्राफी कर ली गई है। और अब जो पक्ष है तो ये पहले बैंक्वेट हॉल के मालिक है उनके खिलाफ, और जो पौड़ी में फल सब्जियों के साथ ही जरूरी सामान जो है उनके मनमाने दामों पर उनको बेचते हुए खबर दिखाने का असर अब हो चुका है, जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी ने थोक और फुटकर विक्रेताओं के साथ यहां पर छापेमारी करके 3 दुकानदारों का चालान कर दिया है। बाकियों को चेतावनी दे दी गई है। इस दौरान आपको बताएं कि ओवर रेटिंग, बिना कांटा सामने बेचने और रेट लिस्ट में फर्क की शिकायतें सही पाई गई। विभाग ने व्यापारियों को सही रेट लिस्ट चस्पा नहीं होने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसमें कम से कम 7 या 8 दुकानों हमने छापेमारी की है, जिसमें से 3 दुकानों का हमने चालान किया है, जो कि जिनके पास तो कांटा भी नहीं है उनके पास, उनका चालान किया गया है। कुछ उनके जो रेट है, रेट में काफ़ी डिफरेंस मिला है। कोविड की सेकेंड वेव जो है वो कहर ढा रही है। इसमें भी हम आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कोरोना का अगर कोई निशाना बन रहा है तो वो है यंगस्टर्स। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 41,000 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 19,000 से ज्यादा लोग 20 से 39 साल के एज ग्रुप के हैं। यानी कि कुल केसेस का 46% यंगस्टर्स का है। डॉक्टर्स का कहना है यहाँ पर कि युवाओं की बेफिक्री इसका सबसे बड़ा कारण है। उनके परिजनों पर भी ये वजह उनकी जो है वो भारी पड़ रही है। जो युवा है उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये देखता है अरे इसने नहीं लगा रखा मास्क, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं होगी, मेरे दोस्त के साथ बैठा हूँ तो मैं क्यों लगाऊं। अभी कोई आपके उसके युवा का दोस्त आ गया उसके, तो चाहते हुए वो मास्क नहीं लगाता है, अरे क्या सोचेगा मेरे को देख के मास्क लगा लिया। तो ये बिल्कुल ये सोच छोड़नी पड़ेगी। और जो युवा की वजह से एक प्रॉब्लम आई, आप ये कह दीजिए जो युवा लोगों की वजह से एक प्रॉब्लम ये भी आई है कि वो बाहर घूमने का उनका जो पार्ट है वो घर पे आके अफेक्ट कर रहा है। कोविड के मरीजों के अलावा अन्य बीमारी के मरीजों को अस्पताल में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आपको बताएं कि सरकारी अस्पताल जहां कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स मरीजों को ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। अस्पताल में हालांकि दूसरे बीमारी के मरीज, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को भी कंसल्टेशन दे रहे हैं और वैक्सीन के लिए परेशानी हो रही है उनको। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी प्राथमिकता है कि लोग कम से कम अस्पताल आ पाएं, इसीलिए वो ऑनलाइन कंसल्टेशन मरीजों को दे रहे हैं। टाइम उनसे लेकर कंसल्टेशन दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट वालों ने भी बना रखे हैं, उसमें टाइमिंग्स भी दे रखी है। हम लोगों ने अपने सारे पेशेंट से ये अपील करी है कि अगर आप नहीं आ सकते या ना आए, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप के लिए भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, उसमें हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप हॉस्पिटल में आएँ। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हुए आप तक एक बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर है जहां पर 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया है। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। पुलिस ने किया 3 दोस्तों को इस बीच
गिरफ्तार आरोपी साथ पढ़ते थे बच्ची के, और गिरफ्तार किए गए ये तीनों आरोपी नाबालिग हैं और अब इनके ऊपर पॉक्सो के तहत धाराएं लगी हैं, मामला दर्ज किया गया है। देहरादून के जाखन क्षेत्र का मामला है। एक बार फिर से कोरोना की तरफ आपको अपडेट दे देते हैं, जिसमें कोरोना काल में सोशल मीडिया लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्लाज्मा डोनेट के लिए की जा रही अपील लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इन दिनों आप जिस भी सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे आपको कोविड पेशेंट्स की मदद या फिर कोविड से जुड़ी खबर जरूर मिलेगी। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन इस दौरान जिसकी जैसे मदद बन पा रही है करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सोशल मीडिया महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है। मेरी माताजी को 5 यूनिट प्लाज्मा और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी, जो कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। और मैं ये चाहूंगी कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ है वो लोग कृपया आगे आए और लोगों की जान बचाने में मदद करें। प्लाज्मा डोनेट करने से लेकर ब्लड की जरूरत हो या फिर अस्पताल में बेड की व्यवस्था, सोशल वर्कर और यूथ भी काम कर रहे हैं और कई जरूरतमंद को इससे फायदा हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ सब लोग डाल रहे हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो कोविड पेशेंट थे वो अपना प्लाज्मा डोनेट करिए। और कई लोगों ने करा भी अपना प्लाज्मा डोनेट, और हम लोग जो है कुछ जो कोविड पेशेंट हैं उनके जो परिवार हैं बाकी लोगों के लिए खाना बना के भेज रहे हैं। कोविड के मुश्किल समय में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इस समय दूसरों की मदद के लिए सोशल मीडिया एक बेहतर हथियार बना हुआ है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बाजपुर से है, जहां के शख्स ने अज्ञात कारणों के चलते कब्रिस्तान में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना को तंत्र मंत्र के साथ जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान एरनटोपा में आके फांसी लगा ली है। इस सूचना में पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव है उसको कब्जे लिया। इस पर उसका पंचायतनामा भरा और आगे की कार्रवाई जो कि पोस्टमार्टम की है वो कराई जा रही है। ये वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे उनके द्वारा ये चीज़ बताई जा रही है, बट इस पे अभी इस पहलू पर अभी जांच कराई जा रही है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहे हैं।